अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। ओके जी, क्योंकि अब ईद आने वाली है तो आपको एडवांस ईद मुबारक। और ईद के ऊपर हर बंदे ने बिजी होना है, तो मेरी थी कोशिश कि आज अपलोड कर दें, ठीक है, ताकि आज दोपहर में कुछ मैं मतलब कि आप पढ़ लेंगे, ठीक है, या रात को जब भी फ्री हो। तो आज करते हैं स्टार्ट जी वेब का जो कोर्स है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर हम आज कवर करेंगे स्लाइड जो सर ने मुल्लम पे अपलोड की हैं, ठीक है। तो उसमें से 4 हमारे पास पीपीटी की फाइल्स हैं और एक हमारे पास पीडीएफ पीएचपी का है, वो मिड वाला, वो इम्पोर्टेंट है। पहला जो सेशन मैं बना रहा हूँ ना, पार्ट 1, इसके अंदर जस्ट मैं कवर करूँगा थ्री से मराद जो स्लाइड्स हैं, ठीक है, साथ बीच एग्जांपल भी दी हुई हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। तो जो होगा ना हमारा पार्ट नंबर 2, उसके अंदर टोटल जो लैब्स के अंदर करवाया, ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क होगा हाउ टू कनेक्ट पीएचपी विद माई एसक्यूएल, ठीक है, मतलब कि कैसे डाटा जो है हमारा वो पीछे टेबल्स में स्टोर होता है, ठीक है। और हम देखेंगे कि कैसे मतलब कि हम जो है करंट सिस्टम को अप्लाई करते हैं। करंट से मुराद होता है क्रिएट, अपडेट और क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। इन 4 चीज़ों पे मतलब कि सारा जो है ना आपका सिस्टम बेस करता होता है। तो मैं अभी जी अपना रिफा यूनी का फोल्डर ओपन करता हूँ। यहाँ पे जाते हैं जी, एक सेकंड, यहाँ पे एक बनाते हैं फोल्डर वेब, ठीक है। वेब का फोल्डर बना लिया, कंट्रोल ए करते हैं और इसको ऑन सेलेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल एक्स। अब वेब में जा गए सारे कर देते हैं पेस्ट। क्या कह रहा है जी, दिस सेक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। हाँ जी, ये फॉर्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फाइल सारी ओपन है। तो अगर मैंने इनको क्लोज करूँगा फिर ये हो सकता है पॉसिबल। अब मैं ट्राई अगेन करूँगा तो ये जाएंगी, ठीक है जी, हो गया सारा। ओके जी, अब हम इधर लाइन बाय लाइन सारे अपने कवर करते जाएंगे, ठीक है। और इनके अंदर एक पीडीएफ है कुकीज़ वाला, ये शो हो रहा है आपको, ठीक है, वो हम उधर देख लेंगे उसके ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम करंट सिस्टम को करेंगे डिफाइन, ठीक है, कि और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि करंट सिस्टम क्या है। अच्छा, मैंने आपको स्टार्ट में बता दूं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। जो बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस करके पेपर में जाते हैं वो भी कॉन्फिडेंशियल नज़र भी आते हैं, ठीक है, और उनका पेपर ऑफकोर्स दूसरे बच्चों से ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से मुराद है कि आपने 1-2 बार रीड कर लेनी है चीज़ को, ठीक है, और 1-2 बार आपने सिंपल उसका वो जो है लिख के देख लेना है, ठीक है। तो जी अगर आपके पास टाइम है, जो मैं प्रैक्टिकल काम करूँगा वो आप अच्छे से देख लें, ठीक है। तो यहाँ आप वो मतलब कि एक बार खुद से भी रन करवा के देख लें चीज़ें। स्लाइड नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, माई एसक्यूएल इंट्रोडक्शन एंड करंट ऑपरेशंस, ठीक है। अब माई एसक्यूएल का सबको पता है कि ये डेटाबेस का नाम है, जैसे जैम सर्वर है, ठीक है। जैम सर्वर अब क्या काम परफॉर्म करता है जी? जैम सर्वर एक लोकल सर्वर हमारे पास, ठीक है, जो फ्री में हमें अवेलेबल होता है, ठीक है। पोर्ट 80 पे वो काम करता है, ठीक है। और वो हमारे जो डाटा को है ना बैक एंड पे सेव करवाता है, ठीक है। असल में वो हमें इसलिए लोकल सर्वर अवेलेबल है कि जो बंदे बिगिनर्स हैं, फ्रेश हैं, डेवलपर्स हैं, उनको आइडिया हो जाए थोड़ा बहुत बैक एंड का, ठीक है। बाकी जब आप चीज़ें परचेज करते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं, फिर आपको एडवांस चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है, सिक्योरिटी होती है। तो अभी हम इस स्लाइड को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले आ रहा है जी टेबल्स क्या होते हैं, ठीक है। टेबल्स हमारे पास एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम से मिलके बनते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास होते हैं जी, थिंक ऑफ ईच टेबल एज ए स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट देखी है आपने, मतलब कि यहाँ पे अभी मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का मतलब कि ना इसका इंटरफेस होता है, ये देखें ऐसे का टेबल होता है, यहाँ पे ब्लैंक वर्क बुक लिखा हुआ है ना। तो मतलब कि देखें रोज एंड कॉलम से मिलके ये
बॉक्सेस बनते हैं, ठीक है। और इसको हम सारे बॉक्सेस के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं जी, स्प्रेड शीट कहते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड। डाटा टाइप्स हैं, वार्चर है, चार है, इंट है, ये सब हमें पता है, फ्लोट है, टेक्स्ट है, ठीक है। इंट बीन बोलियन ट्रू फॉल्स के लिए यूज होती है, जो टिनी इंट है वो 0 1 के लिए होती है, बाइनरी मतलब के। और उसके बाद है टाइम डेट, ये टाइम और डेट के लिए यूज होती है डाटा टाइप। फिर आ रहा है जी डाटा की टाइप्स के अंदर डिपेंडिंग ऑन द फ्लेवर ऑफ एसक्यूएल, मतलब कि आप कौन सा माई एसक्यूएल कर रहे हैं, एमएस एक्सक्यूएल कर रहे हैं या पोस्ट ग्री एसक्यूएल कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर मैनी मोर। डोंट गेट overwhelmed, just think of what will be best in terms of sorting and lookups, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी कहता है कि यूज कर सकते हैं माई एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, डेटाबेस के लिए। जैसे अब यहाँ पे इसने क्या किया है कि क्रिएट का सिस्टम किया है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ओके यहाँ पे फिट है। क्रिएट मतलब कि अब वो क्या कर रहा है, एक टेबल कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिएट टेबल करने से भी पहले ना हम एक डेटाबेस क्रिएट करते होते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, आगे डेटाबेस का नाम, और फिर आगे स्टार्ट या यूजिंग दिस डेटाबेस लिख के फिर आगे ये कर देते हैं क्रिएट टेबल, ओके जी। आईडी, इंट, यूजर नेम, वार्चार, पासवर्ड, वार्चार, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि इसके अंदर 3 चीजें दी हैं, एक आईडी, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। जो आगे उसके लिखे हैं ना वो उसकी डाटा टाइप्स है, और डाटा टाइप्स के अंदर जो 255 है ना, ये हमारे पास उसकी रेंज है, ठीक है। उसके बाद यूजर टेबल एग्जांपल में आ रहा है कि यहाँ पे एक यूजर का टेबल है, यूजर नेम है, पासवर्ड, आईडी, इंट और अकाउंट क्रिएटेड डेट एंड टाइम, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के साथ उन्होंने बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्जाम्पल के वो जो चीज़ें हमने ऊपर इंसर्ट की हैं, ये टेबल, उसकी जो आपके पास है GUI है वो इस तरह की आ रही है, ठीक है। 5 उसने एंट्रीज की हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन, जैन, साले, ठीक है, रेहान, जोए, ठीक है। तो आगे उनके पासवर्ड हैं और स्टार्ट में उनकी आईडी है। आईडी को आप प्राइमरी की भी कर सकते हैं, प्राइमरी से वो ये होता है कि ऑटोमेटिक AT कर देते हैं इसको AI, वो फिर ऑटोमेटिकली यानी कि ना नेक्स्ट आईडी उसको 2 3 खुद ही असाइन हो जाती है डेटाबेस के अंदर। वो जब प्रैक्टिकल सेशन करेंगे ना तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त मतलब कि सारी एक जगह पे इकट्ठी हो गए ना, ज़्यादा समझ आएगी। अब आ रहा है हमारे पास CRUD सिस्टम। CRUD क्रिएट, रीड, रिट्राइव भी इसे कहते हैं, ठीक है, अपडेट और डिलीट। अब मैं आपको डेटाबेस की एग्जांपल से समझा देता हूँ कि क्रिएट जिसके अंदर हम करते हैं जी क्रिएट डेटाबेस, आगे डेटाबेस का नाम। रिट्राइव के लिए हम सिलेक्ट की कमांड यूज करते होते थे, ठीक है, कि हमने आउटपुट लेनी है तो सिलेक्ट की कमांड यूज करते थे। सिलेक्ट स्टैटिक मतलब ऑल और आगे डेटाबेस टेबल का नाम, सॉरी। फिर आगे हम अपडेट से मुराद ये है कि मतलब कोई बच्चे 40 हैं क्लास में, 42 हो जाते हैं, 2 का डाटा अपडेट करना है, ठीक है। तो उधर जाके टेबल के अंदर इंसर्ट की कमांड्स लगाएंगे और उसको उधर से इंसर्ट कर देंगे। अब इंसर्ट करने के भी 2 तरीके होते हैं, एक तो वो है कि आप कमांड लाइन से कर लें, मतलब आपको क्यूरी लिख के कर लें, और एक दूसरा तरीका होता है कि आप ऑटोमेटिकली उसको कर सकते हैं, जस्ट वहाँ पे उसका डाटा दें और इंसर्ट कर दें तो वो सारा कुछ इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद डिलीट है। डिलीट में आप जस्ट डिलीट का वर्ड लिखते हैं, ठीक है, तो वो मतलब कि डिलीट कर देता है डाटा को। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप ये डिलीट की जो कमांड है ना ये थोड़ी सी खतरनाक होती है, मतलब कि अगर आपसे गलती से डाटाबेस ही सारी खत्म हो जाए, ठीक है, तो वो मतलब कि हार्मफुल चीज़ साबित हो सकती है। इसके ना अल्टरनेट ट्रंकवेट कमांड होती है। ट्रंकवेट हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि जस्ट डाटा के अंदर टेबल के अंदर से डाटा को रिमूव करती है। जैसे कि आपके रूम में एक अलमारी है ना, तो उधर हॉस्टलाइज बच्चे हैं, तो वो जो पहला सेशन था वो आया तो वो अब वहाँ से लीव कर गया, तो वो जस्ट अपनी अलमारी में से कपड़े निकालेंगे, ये नहीं कि वो दीवार में से अलमारी निकाल के ले जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ट्रंकचुएट कहते हैं, लेकिन अगर वो दीवार में से अलमारी भी ले जाते हैं ना तो उसको डिलीट कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यह हार्मफुल है, इसको बहुत यानी कि ना सोच समझ के डिलीट की कमांड फिर यूज़ करते हैं। आगे क्रिएट के अंदर वही चीज़ें देख लें, नीचे एग्जांपल में लिखा हुआ है, ये टेबल के अंदर इंसर्ट इनटू यूज़र, यूज़र उसका नाम है टेबल का।
आगे वैल्यूज उसके अंदर कर रहे हैं, तो बस ये वन एनिमल। आगे सिलेक्ट के अंदर यह है कि रिट्राइव रीड करने के लिए, गेट करने के लिए वही यूज़र टेबल का नाम है सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र। तो अगर आपने किसी स्पेसिफिक चीज़ को करना है तो कंडीशन यूज़ होती है, जैसे हम इफ एल्स करते हैं ना, तो ऐसे ही डेटाबेस के अंदर कंडीशन यूज़ होती है MySQL के अंदर कि वेयर ID इज 1 इज इक्वल टू 1, जहाँ ID 1 होगी जस्ट वो वाला डाटा है। अपडेट के अंदर क्या चक्कर है जी, यहाँ पे भी कंडीशन आती है जी। अब वो कह रहा है कि यूज़र नेम पहले क्या था जी इसका, अपडेट के अंदर इसका पहले नाम था जी अली होगा, ठीक है। अपडेट अब उसने कर दिया अहमद, ठीक है। तो अब नहीं सॉरी एनिमल था, नहीं आयमाल था, मेरी एनिमल लग रहा था, सॉरी AIMAL, ठीक है। पहले उसका नाम ये था और बाद में उसने अहमद के साथ उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। वो देख सकते हैं आप कंडीशन लगा के वेयर ID इज इक्वल टू 1। यहाँ आप इस तरह कर सकते हैं ID के नाम से, यहाँ आप कर सकते हैं वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू आयमाल, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जी अपडेट करने के। यहाँ पे इससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो आप बिगिनर्स के लिए मतलब क्या समझने के लिए आसान बताया हुआ है। अब डिलीट है तो डिलीट भी आप कंडीशन लगा कर सकते हैं जहाँ पे ID 1 हो, ठीक है। यहाँ डिलीट आप स्टैटिक कर सकते हैं, सारा कुछ यहाँ डिलीट फ्रॉम डेटाबेस ही कर सकते हैं सारा, यहाँ पूरे का पूरा टेबल भी हो सकता है, यहाँ सिर्फ एक एंट्री भी डिलीट कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट स्पेसिफाई एनीथिंग इन द वेयर क्लाउज इट विल डिलीट एवरीथिंग, ओके। इसलिए उन्होंने यहाँ पे नीचे बताया भी हुआ है कि इट विल डिलीट एवरीथिंग इन द टेबल। लेट्स सी जी व्हाट इज इन। अच्छा जी इन अब क्या है जी, इन भी यानी कि यूज होता है डाटा इंटर करवाने के लिए, इंसर्ट करवाने के लिए। अच्छा जी अब वो कह रहा है कि इसकी एग्जांपल ऐसे है कि ये सिलेक्ट यूजर, टेबल का नाम है फ्रॉम यूजर्स वेयर ID इन 1 व 2, ओके। तो जो पहली ID पे ऊपर अहमद और अली है ना, हाँ उनको उन्होंने किया जी। और अब उसने क्या किया फ्रॉम यूजर वेयर नेम इन, मतलब ये दो तरीके बताए हैं इनको कैसे यूज करते हैं डेटाबेस के अंदर। अब बिटवीन को कैसे यूज करते हैं वो भी उन्होंने बताया, वेयर ID बिटवीन 3 एंड 5, ठीक है। तो इन चीजों को वो क्या कर रही है, डिस्प्ले करवा रहा है, क्योंकि सिलेक्ट की कमांड ही किसके लिए यूज होती है, आपको आउटपुट दिखाने के लिए, किस चीज की, टेबल की। तो आगे कंडीशंस एंड ऑपरेटर्स आ रहे हैं जी। कंडीशंस जैसे हमने इफ एल्स C++ में पढ़ी है, पाइथन में पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट में पढ़ी है, उसके अलावा बहुत सारी जावा आई थिंक आपको नहीं पढ़ाई, लेकिन मैंने उस पर काम किया है, और ऊप में पढ़ी है। मतलब कि हर जगह पे जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उनके अंदर ये कंडीशंस यूज होती हैं, लूप्स यूज होती हैं। तो इसी तरह इसने डेटाबेस के अंदर कैसे कंडीशन यूज की हैं, वहाँ पे लफ्ज यूज होता है, कीवर्ड यूज होता है वेयर का। यहाँ पे वो एग्जांपल के साथ बता रहा है कि अगर कंडीशन 4 से कम है, ठीक है, तो वो वाले सारे शो करवा दो, अगर और 4 से इक्वल है तो वो वाले शो करवा दो, ठीक है। वेयर कैन कंबाइन कंडीशंस, आपने वेयर लगा देनी है जी कॉलम A एंड कॉलम B, ठीक है। फिर कॉलम A कॉलम B, ठीक है। फिर वो आगे मतलब कि आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, उसके कहने का मकसद ये है। आगे जी नर्दिंग आउट, ठीक है। कह रहा है कि SQL हैज फंक्शन लाइक काउंट एंड सम, ठीक है। तो इन चीज़ों को कहते हैं जी कि डिफाइंड फंक्शन है जी इसके अंदर। जस्ट आपने ना वो जो है उसकी अमाउंट की प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब कि अमाउंट का जो आपने कॉलम बनाया हुआ है उसके अंदर जस्ट आपने अमाउंट्स दी हुई हैं जी, इसकी 20,000 है, 30,000 है। आपने सम लिख के ना वो अमाउंट वाला जो आपके पास कॉलम है उसका नाम लिख देना है फ्रॉम ऑर्डर, यानी कि उस ग्रुप का जो टेबल का नाम है, ठीक है। तो ग्रुप बाय कस्टमर, ठीक है, ऐसे आपने लिख देना। तो उसने जितना भी उनकी सैलरी होगी ना उसका टोटल करके आपको दे देना, ठीक है। ये नीचे दूसरा तरीका भी बताया, सिलेक्ट काउंट, काउंट से भी आप काउंट कर सकते हैं, मतलब कि सम काउंट, ठीक है। तो इन चीज़ों को कहते हैं जी नर्दिंग आउट, मतलब कि ये ना बिल्ट इन होती है, ये काम को ईजी कर देती है। तो ये मेरा ख्याल स्लाइड्स यहाँ तक इसकी हो गई हैं कंप्लीट करड की। तो अभी हम चलते हैं जी दूसरी स्लाइड कौन सी है जी, MVC आर्किटेक्चर इन PHP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। ये मतलब कि फाइनल के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी।
पहले सेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि थ्योरी कवर कर लेनी है, और ये माशाल्लाह अच्छी थ्योरी सर ने मतलब के ना दी हुई है, ये मतलब एग्जांपल्स भी हैं साथ, तो आसानी से कवर हो जाएगी। तो हम अभी देखते हैं जी आउटलाइन, इसके अंदर हम डेफिनेशन देखेंगे जी एमबीसी की, और एडवांटेजेस देखेंगे, एक सैंपल देख लेंगे, ठीक है। ये जी हमारे पास अब आ रहा है, स्टार्ट हो गया सिस्टम इसका, इसको थोड़ा सा ना कर लेते हैं बड़ा, और थोड़ा कर लेते हैं जूम आउट। अब प्रॉपर नज़र आना चाहिए, इधर करके होना चाहिए, ठीक है जी। एमबीसी से स्टैंड्स फॉर अ मॉडल व्यू कंट्रोलर, मतलब कि ये एक ट्रायंगल बनती है, ठीक है, जो आपस के अंदर लिंक्ड इन होती है, ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करके फिर एक आपके पास वेब क्रिएट करती है, ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ लेते हैं। मोस्ट यूज आर्किटेक्चरल पैटर्न फॉर टुडे वेब एप्लीकेशंस के लिए, ये यानी कि ना आर्किटेक्चर, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम एल्गोरिदम्स होते हैं ना, इसके अंदर एक आर्किटेक्चर है वेब के अंदर जिसको एमबीसी कहते हैं। Originally described in terms of design pattern for use with Smalltalk by Trygave Reinschott in 1979. The paper was published under the title Application Programming in Smalltalk 80 How to Use Model View Controller. ओके जी, ये हमारे पास पेपर का जो नाम था जो उसने पब्लिश किया। अब यहाँ पे देखें, इस डायग्राम को आपने अच्छे से समझ लेना, इसके एरोज की मतलब के जो है ना डायरेक्शन। सबसे पहले आता है हमारे पास जी कंट्रोलर, ठीक है, इसलिए उसे टॉप पे बनाया गया है। कंट्रोलर वो बंदा होता है जो कंट्रोल कर रहा होता है, नाम से आपको एलैबोरेट हो रहा है, ठीक है। किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है जी? आपके जीयूआई को, मतलब कि जो आपका इंटरफेस है, और आपके बैकएंड को। अब वो जाता है जी मॉडल के पास, मॉडल जो आपने उसके ऊपर लागू किया हुआ है। मॉडल अब जाएगा जी व्यू के पास, व्यू फिर उसको ना बैकएंड पे रिस्पॉन्स करेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर मॉडल उसे प्रोवाइड करेगा। फिर यहाँ पे देखें कंट्रोलर व्यू के पास भी जा रहा है और कंट्रोलर मॉडल के पास भी जा रहा है। फिर कंट्रोलर जाएगा व्यू के पास, ठीक है। अगर व्यू का काम ओके हुआ, ठीक है, तो वो मतलब कि क्या करेगा जी, रिस्पॉन्स करेगा उसको मॉडल को, ठीक है। तो अगर ये व्यू और मॉडल दोनों ओके होंगे, फिर व्यू कंट्रोलर के पास जाएगा, क्या करने कि उसको इन्फॉर्म करेगा कि आई एम रेडी, ठीक है। तो मतलब कि चेंजेस वगैरह जो भी करनी है, ठीक है, तो वो करके एंड पे आपको वो आउटपुट देगा व्यू पे। तो मतलब कि ये जो एमबीसी है ना, ये आपस में टोटल कनेक्ट होता है। अब हम मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत रीड कर लेते हैं, ठीक है, बाकी आपको समझ आ गई है इसकी, ठीक है। एमबीसी के एक मॉडल है, एक व्यू है और एक कंट्रोलर है। ओके जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द डाटा, ठीक है। Stores and retrieves entities used by an application usually from a database, but can also include the invocations of external web services or APIs, ठीक है। उसके बाद कह रहा है contains the logic implemented by the application business logic। अच्छा, अब ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये असल में ना मैनेज करते हैं किस चीज़ को, डाटा को, ठीक है। और वो कह रहा है कि इस जो मॉडल के अंदर ना हम डाटाबेस को भी देख रहे हैं, ठीक है, और उसका जीयूआई भी मतलब कि फ्रंट एंड भी देख रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप के, सॉरी मैं इसको जूम कर देता हूँ, व्यू प्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब कि एमवी के सेंटर के अंदर जो वी है ना मॉडल का, वो व्यू रिस्पॉन्सिबल टू डिस्प्ले द डाटा प्रोवाइडेड बाय द मॉडल इन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट, ठीक है, जैसे CSS है, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर है, ठीक है, यूज़र है, ठीक है, गुडनेस वगैरह इंडेक्स के, मतलब कि ये सारा क्या काम करती है, डिस्प्ले करवाती है आपके जो भी वेबसाइट होती है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी कंट्रोलर, हैंडल्स द मॉडल एंड व्यू लेयर्स टू वर्क टुगेदर, रिसीव द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, इन्वोक्स द मॉडल टू परफॉर्म द रिक्वेस्ट ऑपरेशन एंड सेंड द डाटा टू द। अच्छा जी, अब ये जो फंक्शनैलिटीज होती हैं ये सारी हमारी आ जाती हैं JS में, मतलब कि जावास्क्रिप्ट में,
ठीक है। तो मतलब कि वो क्लाइंट जो भी आपको कहता है काम करने के लिए, वो उसको समझती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जो भी उसके अंदर फंक्शनैलिटी लगी होती है और उसका रिस्पॉन्स करती है। मतलब कि अब आपने कोई क्लिनिक्स की खोल लिया तो आपने वहाँ पे 2 पैंडोज के जो है पत्ते वो इंसर्ट किए हैं, ठीक है, कि 2 मुझे उसके ना चाहिए। तो वो जो है वो अगर तो उसके पास अवेलेबल होंगे उस वेबसाइट पे, ठीक है, अपनी डेटाबेस में देखेगी तो वो फौरन इसको रिस्पॉन्स करेंगे कि आपके 30 रुपये हो गए हैं, ठीक है। अगर नहीं होगी तो वो कहेगी मटेरियल नॉट प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल, ठीक है। ओके जी। उसके बाद आ रहा जी MVC कोलाब्रेशन। कोलाबोरेट का मतलब होता है एक जगह पे इकट्ठा कर देना डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आ रहा है क्लाइंट। क्लाइंट वो बंदा है जिसको दिखाने के लिए हमने ये वेबसाइट बनाई है। जैसे KFC वालों ने वेबसाइट बनाई है, फूड पांडा ने, ठीक है, किसके लिए बनाई है? क्लाइंट्स के लिए बनाई है। HTTP रिक्वेस्ट कर रहा है कंट्रोलर को, ठीक है, कंट्रोलर उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। अच्छा, अब कंट्रोलर आगे जाएगा मॉडल के पास, रिक्वेस्ट करेगा डाटा ऑब्जेक्ट्स के लिए कि डाटा बताओ मुझे है तुम्हारे पास या नहीं। अच्छा, अब वो क्या करेगा? कंट्रोलर व्यू के पास जाएगा, सेंड फॉर्मेटेड रिस्पॉन्ड और जो है वो मॉडल डाटा ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो इन दोनों चीजों से कंट्रोलर डाटा गेट करेगा। किन से? मॉडल और व्यू से। और फिर रिस्पॉन्स किसको कर रहा है? वो क्लाइंट को। तो ये मतलब कि इजी सी डायग्राम है, ठीक है, मतलब कि बोथ साइड एरर लगे हुए हैं। इसको फुल डुप्लेक्स मोड भी आप कह सकते हैं कि डाटा जा भी रहा है आ भी रहा है, ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स भी कह सकते हैं क्योंकि उसमें भी डाटा आता जाता है लेकिन नॉट इन सेम टाइम। लेकिन यहाँ पे फुल डुप्लेक्स ही है क्योंकि एक टाइम पे आ जा रहा है। तो ये जस्ट डायरेक्शंस आपने अच्छे तरीके समझ लेनी है। उसके बाद आ रहा है जी सीक्वेंस डायग्राम। अच्छा, सीक्वेंस क्या मतलब होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब, ठीक है, कि पहले व्यू आएगा, पहले मॉडल आएगा कि कंट्रोलर? तो पहले कंट्रोलर आएगा क्लाइंट के बाद, ठीक है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया जी किसको? कंट्रोलर को, ठीक है। कंट्रोलर ने आगे क्या आगे किया? मॉडल को, ठीक है। मॉडल फिर कंट्रोलर ने रिक्वेस्ट किसको किया? व्यू को, ठीक है। फिर मॉडल ने रिस्पॉन्स किया, फिर ठीक है, फिर उसने व्यू ने उसको रिस्पॉन्स किया है और देन कंट्रोलर ने रिस्पॉन्स किया क्लाइंट को, ठीक है। तो ये आपने अच्छी चीजें से समझ लेनी है चीजें कि कंट्रोलर जो है वो मॉडल और व्यू को दोनों को हैंडल कर रहा है, मतलब बैक एंड फ्रंट एंड दोनों को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी सैंपल है, ठीक है। एक MVC का उसने फोल्डर बनाया है, उसके अंदर उसने उस मॉडल के नाम से ना बनाया हुआ है कंट्रोलर, मॉडल और व्यू। कंट्रोलर किस फाइल को करेगा? PHP की कंट्रोलर को, ठीक है। मॉडल क्या करेगा? बुक और मॉडल को, मतलब यहाँ पे डाटा जो है हमारा क्या होगा? स्टोर होगा, डेटाबेस की फाइल्स होंगी, ठीक है। फिर उसके बाद व्यू के अंदर वो क्या करेगा? बुक लिस्ट और व्यू लिस्ट, मतलब कि जो डिस्प्ले हमने करवानी है। और index.php जो MVC की फाइल होगी, ठीक हो गया, कि इंडेक्स पे सारा कुछ पड़ा होगा। आगे वो कह रहा है जी एंट्री पॉइंट index.php। तो वो कहता है एंट्री उसके अंदर कैसे करते हैं? तो रिक्वायर वंस कंट्रोलर, ठीक है, और कंट्रोलर के आगे .php, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंट्रोलर है और एक कंट्रोलर .php है, ठीक है। तो अब इसने किसके साथ इसको कनेक्ट किया? index.php वाली जो फाइल है ना, मतलब कि मेन फाइल जो MVC वाले फोल्डर के अंदर मेन फाइल है index.php की, उसके अंदर कॉल किया किसको? controller.php वाली फाइल को, जो यहाँ पे कंट्रोलर के फोल्डर में है। मतलब भला क्या है कि जो भी चीजें आपने controller.php वाले फोल्डर के अंदर डिफाइन की होंगी ना, वो सारी चीजें जो है ना वो उधर आ जाएंगी आपकी, उसको क्या कहते हैं? index.php वाली। ना आपको कोड लिखना पड़ेगा, आपका कोड रीयूज हो रहा होगा, ठीक है। जब हमने प्रोजेक्ट किया था तब ये चीजें हमारी क्लियर हुई थी, पहले हमें भी नहीं थी समझ आ रही। उसके बाद ये कंट्रोलर इज इक्वल टू न्यू कंट्रोलर है, ठीक है, फंक्शन है एक दे दिया उसको, फिर आगे $साइन से वेरिएबल करवाते हैं, डिक्लेयर इनवोक का फंक्शन लग गया। एंट्री इंडेक्स डॉट, वो कह रहा दिस एप्लीकेशन एंट्री विल बी index.php फाइल विल डेलीगेट ऑल द रिक्वेस्ट टू द कंट्रोलर। अब जो डॉट इंडेक्स वाली फाइल है ना वो कंट्रोल कर रही है जी सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके उसने क्या कि क्लास कंट्रोलर है, ठीक है। यहाँ पे ना उसने अब कंट्रोलर
रिक्वायर्ड वंस में एक और फाइल को किया मॉडल डॉट पी एच पी। मॉडल डॉट पी एच पी कहाँ पे पड़ी हुई थी, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे मॉडल वाले फोल्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे उसने उसको कॉल किया है और नीचे क्लास कंट्रोलर की बनाई है और नीचे पब्लिक और मॉडल का वेरिएबल करवाया है और उसके अंदर कंस्ट्रक्ट का दिस मॉडल इज इक्वल टू न्यू मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे उसने किसको यूज किया है, मॉडल डॉट पी एच पी को, किस फाइल के अंदर है, कंट्रोलर डॉट पी एच पी वाली में। अब यहाँ पे इन जो है इन्वोक का फंक्शन उसको किया गया है डिफाइन, ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल्स है ना, ये वाली एग्जांपल्स है, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएंगे जब मैं आपको ना वो प्रैक्टिकली उसके साथ करूंगा ना, डेटाबेस के साथ और पीएचपी करूंगा। फिर यहाँ पे अभी आपको देखे कोई समझ नहीं आ रही है दिस ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, ये गेट बुक लिस्ट क्या है, ठीक है। आप नाम से थोड़ा बहुत इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक्चुअल वर्किंग, एक्चुअल आउटपुट जो है ना, वो प्रैक्टिकली आपको मैं समझाता हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट मैंने बनाना ना इसका वीडियो का, पार्ट 2 उसके अंदर। controller.php is the first layer which takes a request, ठीक है। और वो क्या कर रही है जी, parses it initializing and invokes the model, takes the model response and send it to the view or presentation layer। मतलब कि जो चीज उसने डायग्राम में बताई थी ना हमको, यहाँ पे देखें, वो कह रहा है जी कंट्रोलर वो फाइल है जी जो मतलब के मॉडल को रिक्वेस्ट कर रही है और उसको कर रही है उससे रिट्रीव कर रही है डाटा व्यू से और एंड पे रिस्पॉन्स कर रही है क्लाइंट को। ये सारी डायग्राम को यहाँ पे जस्ट डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद बुक डॉट पी एच पी है, तो ये हमने किस में देखी थी, बुक डॉट पी एच पी, ये भी मॉडल के फोल्डर के अंदर थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने बुक का पब्लिक क्लासेस के साथ काम किया हुआ है। तो पब्लिक टाइटल है, ऑथर है, डिस्क्रिप्शन है, नीचे उसने एक फंक्शन लगा दिया है कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और उसके अंदर उसने वो सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं। उसके बाद कह रहा है जी मॉडल की एंटिटीज, देयर सोल परचेज इज टू कीप डाटा डिपेंडिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन एंटिटी ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस बाय XML एंड JSON चेक ऑफ डाटा। इट इज रिकमेंडेड दैट एंटिटीज डू नॉट इनकैप्सुलेट एनी बिजनेस लॉजिक। ठीक हो गया जी। ये जो है मॉडल वो डाटा को मतलब के स्टोर कीप करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब मॉडल डॉट PHP वाली फाइल कहाँ पे देखी थी जी हमने, मॉडल वाले फोल्डर में, ठीक है, जो सेकंड फोल्डर है। तो वो यहाँ पे आपको डिफाइन करने लगे हैं जी, ये ठीक है। यहाँ पे फंक्शन लगाया जी गेट बुक्स का, यहाँ पे आप बुक्स गेट कर रहे हैं। फिर मॉडल जो है इन रियल सिनेरियो द मॉडल विल इंक्लूड ऑल द एंटिटीज एंड द क्लासेस टू परसिस्ट डाटा इनटू द डेटाबेस एंड द क्लासेस इनकैप्सुलेटिंग द बिजनेस लॉजिक। इनकैप्सुलेट का मतलब क्या होता है जी, एक कैप्सूल से लफ्ज निकला। कैप्सूल क्या करता है कि वो जो मेडिसिन होती है आपने वो मतलब पीस के उस कैप्सूल के अंदर डाल के कैप्सूल खा लेते हैं, ठीक है। इसी तरह सारा जो कोड है ना एक छोटे से मतलब के आप बना के ना फाइल, तो उसके अंदर सारा कर देते हैं, मतलब कि जैसे क्लासेस डिफाइन कर देते हैं और नीचे लास्ट पे डॉट ऑपरेटर लगा के मेन बॉडी में कॉल कर लेते हैं, मतलब इनकैप्सुलेट कर देना चीजों को, मिनिमाइज कर देना। अब ये देखें, ये जो है ना व्यू बुक डॉट PHP, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, आउटपुट का काम हो रहा है, ठीक है, जो हमें शो होना है उधर डिस्प्ले के अंदर, मतलब के क्लाइंट साइड पे। तो यहाँ पे उसने टाइटल है, ऑथर है, डिस्क्रिप्शन ले लिया बुक की, ठीक है, और HTML का यहाँ पे लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना है, फ्रंट एंड पे काम करना है। और बुक लिस्ट डॉट PHP है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने टेबल बनाया है, ठीक है, सॉरी, तो उसके अंदर उसने TR दिए हैं, ठीक है, ये रोज दी हैं, और उसके बाद उसके अंदर डाटा दिया हुआ उसने PHP का ये दिया हुआ रोज के अंदर ना, ये मतलब कि डाटाबेस के अंदर असल में हम स्टोर करवा रहे हैं ना सारी चीजें। क्या करवा रहे हैं, एक बुक का टाइटल, एक बुक का ऑथर और एक बुक की डिस्क्रिप्शन। अब वो कह रहा है कि ये जो है ना फोल्डर हमारे पास व्यू का, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, फॉर्मेटिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द मॉडल इन अ फॉर्म एक्सेसिबल टू द यूजर, ठीक है।
The data can come in different format from the model simple objects, sometimes called value objects, XML structure and JSON, etc. Advantages क्या है जी? The model and view are separated, making the application more flexible. The model and view can be changed separately or replaced. Each model can be tested and debugged separately. अब इसका फ़ायदा ये होता है कि इस मॉडल के मदद से ना हम एक बार कोड लिखते हैं और इसको index.php फाइल के अंदर बार बार कॉल कर सकते हैं। मतलब कि जस्ट आपने वो जो ऊपर रिक्वायर्ड वंस नहीं था लिखा और आगे वो स्लैशेस डाल के उसका पा दे देते हैं फाइल का, तो वो मतलब कि एक बार आपने कोड लिखना है, ठीक है, मतलब कि एक बार आपने ऊपर वो बना लिया है मेन्यू बार, ठीक है, तो आपको बार बार मेन्यू बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन अ सिंगल लाइन आप सारे मेन्यू बार को कोई भी उठा के यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये रेफरेंसेस ये हुए हैं जी आपने, ठीक है, PHP RO से ऑर्गेनाइजेशन से नेट से यहाँ से कर सकते हैं आप PHP वाले वेबसाइट से। तो अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। ये दो इम्पोर्टेंट स्लाइड्स हमने करेक्ट और वो वाली कर ली है, बहुत इजी है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने का अगर आप प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी स्लाइड नंबर 3 पे, PHP इंट्रोडक्शन, ठीक है, सॉरी स्लाइड नंबर 3 है जी PHP। ये है जी हमारे पास 77 स्लाइड्स हैं, लेकिन जस्ट इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। PHP असल में बैकएंड पे यूज़ होती है, ठीक है, और हमने इसका कनेक्शन अब डेटाबेस के साथ ऑलरेडी देख लिया है। अब इस सिंपल PHP के अंदर हम क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, वो देखेंगे। कहता है जी जो PHP है ना हमारे पास इज़ अ रिकर्सिव acronym for PHP hypertext preprocessor. It is widely used upon open source, okay, general purpose scripting language that is especially suited for web development and can be embedded into HTML. असल में ये पावरफुल है, ठीक है, कि इसके अंदर आप HTML भी यूज़ कर सकते हैं, CSS का भी काम कर सकते हैं, JS को भी, मतलब कि ये पावरफुल है हमसे, इसलिए ये बैकएंड लैंग्वेज में आती है। इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, ओके। सर्वर अब क्या है जी, जैसे XAMPP सर्वर है, ठीक है, जो हमारे डेटाबेस को क्रिएट करता है और उसे डाटा स्टोर करवाता है। उसके बाद आ रहा है जी PHP सपोर्ट्स मैनी डेटाबेसेस, MySQL, ये सारे डेटाबेसेस के आपको सॉफ्टवेयर और नाम बताए हुए हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया XAMPP इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इज फ्री डाउनलोड एंड यूज। देन हमारे पास रन डिफरेंट प्लेटफॉर्म विंडोज कर सकते हैं, ये सारी थ्योरी है जी। उसके बाद सपोर्ट स्टैंडर्ड MySQL, ये सारा बताया हुआ है कि आप कौन सा जो डेटाबेस का सर्वर कर सकते हैं। उसके बाद PHP के इंट्रोडक्शन में बताया कि ये स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इसका सिंटैक्स ये है कि आपने लेस देन साइन है, आगे क्वेश्चन मार्क का PHP है और लास्ट पे जहाँ पे आपने इसको क्लोज करना है, जैसे आप /HTML क्लोज करते थे तो आपने क्वेश्चन मार्क ग्रेटर सिंबल डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका वो बताया गया है सिंटैक्स भी, और इसके अंदर आउटपुट कैसे लेते हैं, इको का कीवर्ड यूज़ करते हुए जो प्री डिफाइंड है। तो आपके सामने है जी HTML का आपने कोड लिखा है, उसके अंदर PHP को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अच्छा, अब जो PHP की आउटपुट लेने का तरीका है ना, वो सिंपल ऐसे नहीं आएगी कि आप वेब ब्राउज़र पे ओपन करें जैसे HTML की, नहीं। आपने क्या करना है जी, उधर जाना है ब्राउज़र पे, उधर जाकर आपने सर्च बॉक्स में लिखना है लोकल होस्ट, और उससे पहले आपने करना है अपना MySQL सर्वर ऑन, ठीक है, और फिर आपने वहाँ पे पास देना है, ठीक है। जैसे htdoc के अंदर आपने कोई डेमो के नाम से करवा लिया तो आपने फॉरवर्ड डेमो डाल के तो फिर उसको एंटर करेंगे तो फिर ये इको हाई आई एम PHP स्क्रिप्ट पे शो होगा, वरना नहीं आपको शो होगा, क्योंकि ये बैकएंड पे आपको कनेक्ट करवाती है। ओके जी, ये सारी वही चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, कि आप मतलब कि इसके अंदर कैसे लेनी है आपने वो, हाँ जी,
ये ऊपर हम पढ़ के आए हैं जी, ये भी हमने देख लिया। मतलब कि पैराग्राफ सब कुछ चीज़ें इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं index.php वाली फाइल में ना, जहाँ पे आपने उसका मतलब कि इंटरफेस बनाना होता है आउटपुट का। इको का आपको बताया जी, इको का फंक्शन यूज़ होता है हमारे पास डिस्प्ले करवाने के लिए PHP के आउटपुट को, ठीक है। और यहाँ पे आप कमेंट करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक, स्टैटिक इसलिए होता है कि ऑल, ठीक है। अगर आपने सिंगल लाइन करना है, ठीक है, तो आपने डबल फॉरवर्ड स्लैश डाल देना, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, ठीक है, तो मतलब आप बनाना चाह रहे हैं जी एक वेरिएबल को, वैल्यूज को, तो उसको डॉलर साइन से हमेशा ना वेरिएबल बनता है। और यहाँ पे आपने टैक्स और एक्स जो है वो मतलब दो वेरिएबल लिए हैं, ठीक है। तो टैक्स के साथ भी डॉलर साइन लगा है और एक्स के साथ भी डॉलर साइन लगा है। उसके बाद आ रहा है जी हमारे पास अंडरस्कोर क्यों यूज़ होता है, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने उसके अंदर C++ में पढ़ी थी कि जब आपने कोई वेरिएबल मतलब के बनाना है, ठीक है, डिक्लेयर करना है, तो वो जो है वो होना चाहिए, नंबर नहीं स्टार्ट में आना चाहिए, नंबर आपका जो है नाम के बाद आना चाहिए। अगर आपने स्पेसिस नहीं भी डाल सकते, आपने अंडरस्कोर का यूज़ करना है, ठीक है। तो डॉलर का साइन इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये वो है वेरिएबल को मतलब कि आपको सारे डेटा टाइप नहीं डिफाइन करनी पड़ती है इसके, ठीक है। तो अदर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इसने इको में क्या किया कि दो अब चीज़ों को ना आपस में इसने कनेक्ट किया है। तो हेलो वर्ल्ड व्हाट आर नाइस डे, ठीक है, तो इसने साथ में डॉट ऑपरेटर लगाए हैं, साथ में एक सेंटर में उसने क्या दे दिया है, कॉलन लगा के एक स्पेस दे दिया ताकि वो आपस में मर्ज ना हो। पहले हेलो वर्ल्ड, फिर आगे व्हाट आर नाइस डे शो, और ये देखें आपकी आउटपुट भी शो हो रही है। तो देन हमारे पास ऑपरेटर्स आ रहे हैं, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। अरिथमेटिक हमें पता है जमा माइनस कैलकुलेटर वाले सारे, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल है, लॉजिकल के अंदर हमें पता है गेट्स आ जाते हैं, ठीक है, एंड आर नॉट, ठीक है। तो एग्जांपल्स उसके अंदर सामने दी हुई हैं, 10 से कम है, 10 से मतलब के एंड वाई 1 है बड़ा है तो ठीक है जी। और अगर आर, अगर वो वाई और एक्स जो है दोनों 5 के बराबर हैं तो फॉल्स कर दे कंडीशन, ठीक है। अगर नॉट ऑपरेटर है, अगर कहता है कि एक्स नॉट इज इक्वल टू स्के है, ठीक है, तो ट्रू कर दे, ठीक है। तो वो अगर एक्चुअली बात है कि 3 और 6 एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है, तो उसने कंडीशन ट्रू कर दिया। Very often when you write code, you want to perform different actions for different decisions. You can use conditional statement in your code to do this. कि आपको कंडीशन तो यूज़ करनी ही पड़ती हैं, ठीक है। जैसे इफ एल्स है, इफ एल्स एल्स इफ है, ठीक है, स्विच है, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि ना आपको सारे का सारा नजर आए। लेट्स सी, अब ठीक है। देन ये हमारे पास जी एग्जांपल है, यहाँ पे इफ लगाया, अगर हमारे पास फ्राइडे है तो उसे कहते हैं हैव अ नाइस वीकेंड, ठीक है। अगर हमारे पास मतलब कि दो कंडीशन ऐसे भी यूज़ करनी है, ठीक है, तो एज के अंदर लिखा है हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड। तो अगर तो हमारा आज दिन है, आज तो हमारा सैटरडे है ना, तो मतलब एल्स रन हो जाएगी, ठीक है। फिर कंडीशनल्स के आगे आगे वो बताई जा रहा है कि आप जो ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं वो आपने करनी है ब्रासिस, ठीक है, कि आपने जो भी कंडीशन लिखनी है वो ब्रासिस के अंदर लिखनी है, जैसे हम सी में करते थे, C++, ठीक है। उसके बाद आ रही है हमारे पास स्विच। स्विच इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स यूज फ्रीक्वेंटली, ट्रेडिशनली एंड मॉडर्न बोथ डेज, ठीक है। मतलब कि पहले भी ये यूज़ होती थी और अब भी यूज़ हो रही है। असल में ना इसके अंदर ये होता है कि अगर आपके पास एक वीक है ना, ठीक है, तो एक वीक के अंदर आपने गेट करने हैं, मतलब आप 1 दबाएं तो मंडे आ जाए, 2 दबाएं तो ट्यूसडे आ जाए, ठीक है। तो आप केसेस से काम लेते हैं, ठीक है। ये इजी होता है, मतलब कि आपने वो फाइंड करना है कि लीप ईयर कौन सा था, ठीक है। तो आप ये केस की जो स्विच स्टेटमेंट है ना ये यूज़ करते हैं, ठीक है।
आगे जी ये वही बताया गया कि स्विच के बारे में, फिर PHP एरे। अच्छा जी, एरे के अंदर जो है ना, एरे पेपर के अंदर भी आया था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है 20 नंबर का, ठीक है। अब ये देखें, ये 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, सैब, वोल्वो, BMW, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ जी, हाउ एवर what if you want to loop through the cars and find a specific ones, and what if you had not 3 cars but 300, the best solution here is use an array। कहता है कि अगर आपके पास 3 कार्ड है ना तो आप फिर एरे मत यूज करें, लेकिन अगर आपके पास 300 कार ना फिर आपको एरे यूज करना चाहिए। असल में ना एरे के अंदर एक प्रॉब्लम है कि डाटा टाइप जो है ना आपके पास वो फिक्स हो जाती है, 300 की 300 कार की एक ही डाटा टाइप होगी, ठीक है। और आप इसमें लिमिटेड हो जाते हैं, मतलब कि इंसर्ट नहीं कुछ करवा सकते, ठीक है। जितने डिफाइन कर दिए ना बॉक्सेस, उसमें से अगर 5 यूज हुए हैं तो बाकी जाए हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहा है जी न्यूमेरिक एरे है, एसोसिएटेड एरे है, मल्टी डायमेंशनल एरे है। अब इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, न्यूमेरिक एरे सादा ही होता है, ठीक है। एसोसिएटेड एरे के अंदर वो कह रहा है कि वे टच आईडी इज एसोसिएटेड विद वैल्यू, ठीक है। और मल्टी डायमेंशनल के अंदर मोर देन 1 एरेज होता है। तो जी स्टोर एरे विद न्यूमेरिक 2 मेथड टू क्रिएट। अच्छा जी, यहाँ पे 2 मेथड्स बताए गए हैं किसको, एरे बनाने के अंदर। किसके अंदर है? PHP के अंदर। PHP क्या है जी? बैकएंड लैंग्वेज है। किसके लिए यूज होती है जी? सर्वर के अंदर डाटा स्टोर करवाने के लिए। कौन सा सर्वर जी? जैम सर्वर, ठीक है। जैम सर्वर क्या करता है जी? टेबल्स के अंदर डाटा हमारा स्टोर करता है। उसको एक्सेस कैसे करते हैं जी? लोकल होस्ट आगे फॉर्मूला PHP एडमिन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपने अगर जो फोल्डर एक्सेस करना डायरेक्ट उसका नाम लिख सकते हैं। In the following example, the index is automatically assigned, the index start at 0। 0 से ये स्टार्ट होता है जी, इसकी डाटा टाइप सेम होती है जी, और ये लिमिटेड होता है जी, मतलब आपने इतना स्टार में डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो है एरे को करने का वो ये तरीका है, मैनुअली अगर आपने करना है। ऑटोमेटिकली तो वो ऐसे कर देता है ना साइन, जैसे ऊपर वाली है। तो अगर आपने मैनुअली करना है तो उसको इंडेक्स के साथ दे सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स देख के आप कर सकते हैं। इंडेक्स भी एक आईडी होती है इसकी, ठीक है, कि आप वो यूज करके इंडेक्स आप उसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड जी। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे थे जी हम PHP न्यूमेरिक एरेज, ठीक है। तो न्यूमेरिक का जब कीवर्ड यूज हो तो सारी बात है नंबर्स का वहाँ पे जिक्र होगा। तो अब यहाँ पे इसने ओनली गेट करना है जी कार 0 को और कार 1 को, ठीक है। कार 0 पे साप पड़ी हुई है और 1 पे वोल्वो पड़ी हुई है, ठीक है। आर स्वीडिश कार, ठीक है। तो वहाँ पे आप नीचे दे सकते हैं कि साब एंड वोल्वो आर स्वीडिश कार्स, ठीक है। तो ये आपने क्या किया? न्यूमेरिक एरे यूज किया कि नंबर्स की मदद से आपने गेट किया। अब हमारे पास एसोसिएटेड एरे आ रहा है, ठीक है। आईडी के साथ आप गेट कर सकते हैं, तो इसके एग्जांपल से पता चलेगा सही। अब पीटर है, उसकी आईडी 32, 30 और 34 दे दिया जी इन 3 बंदों को, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी? गेट करना है इन तीनों को। अब 2 तरीके बताए उन्होंने इसको साइन करने के, ठीक है। आप इक्वल टू भी कर सकते हैं, दिस ऑपरेटर, और सॉरी वो लगा के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 2 तरीकों से आप क्रिएट कर सकते हैं किसको? एसोसिएटेड एरे को। नीचे वाला ज्यादा आसान है, ठीक है, कि उसके अंदर इज इक्वल टू वो ग्रेटर का नहीं हो रहा यूज, ठीक है। तो अभी आपने इसकी आउटपुट कैसे लेनी है? तो आपने जस्ट उसकी जो आईडी है ना वो उसको कर देना है कॉल। ये देख सकते हैं आप इको के अंदर ना उसने पीटर इज लिखा हुआ है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है। पीटर इज लिखा हुआ है और उसने लिखा है जी एजेस, ठीक है। पीटर ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो पीटर इज 32, ठीक है। यानी कि वहाँ पे जो उसने पीटर का ना उसने जस्ट उसका डिस्प्ले करवाया, ठीक है, बाकियों का नहीं करवाया। इसको कहते हैं कि आईडी, ठीक है। आईडी कीज उसने द आईडी की कैन बी यूज्ड इन अ स्क्रिप्ट। ओके जी, अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। एसोसिएटेड एरे भी दे लिया, न्यूमेरिक एरे भी हमने दे लिया। मल्टी डिमेंशनल क्या होता है? मल्टी ये होता है कि दो से ज्यादा, ठीक है। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं
ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर कि इस बंदे ने एक एरे बनाई है मल्टी डिमेंशनल, ठीक है, वहाँ पे फैमिलीज हैं। अब ग्रीफन की एक फैमिलीज है, ठीक है, यार हम अली अली ऐसे कोई नाम ले लेते हैं, मुसलमान पता नहीं कैसे कैसे नाम लिखे हुए हैं। अली की एक फैमिली, अहमद की एक फैमिली है, रजा की एक फैमिली है, ठीक है। तो उसके नीचे उसका बताया गया, ठीक है। तो अभी इसकी वो आता है ना आउटपुट, तो आपको फिर बिल्कुल सही से क्लियर हो जाता है। अब उसने उनको इंडेक्सेस दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे हम 3x3 मैट्रिक्स करते थे ना मैथ के अंदर, ये बिल्कुल वैसे ही है मल्टी डिमेंशनल भी, ठीक है। रोज और कॉलम से ये मिलके बनती हैं। ओके जी, अब वो यहाँ पे कर रहा है इको इज डॉलर फैमिली ग्रीफन की फैमिली को जो दूसरे नंबर पे हैं, ठीक है, डॉट या पार्ट ऑफ ग्रीफन फैमिली। तो देख सकते हैं आप उसकी जो कोड की जो है आउटपुट आएगी, इज मैं इमेजिन अ पार्ट ऑफ द ग्रीफन फैमिली, ठीक है। तो मतलब कि जहाँ पे ग्रीफन जो है वो आपने देखना है कहाँ पे लिखा हुआ था, वो देख सकते हैं आपके ग्रीफन के वो है, ठीक है, उसके साथ आ रहा है उस चीज़ को आपने कॉल कर लिया, तो इसको मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। PHP लूप्स क्या होती हैं जी? लूप्स असल में आपने जो डाटा है, ठीक है, वो प्रिंट करवाना चाहते हैं, मतलब कि 10 तक हैं, तो आप प्रिंट का वर्ड जो है ना वो एक बार लिखना चाहते हैं तो आप लूप यूज़ करेंगे, ठीक है, वरना आपको 10 बार प्रिंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ इको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आगे टाइप्स ऑफ लूप्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होती है फॉर लूप, ठीक है। तो इन्होंने वाइल लूप की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, कि वाइल लूप की कंडीशन पहले आ जाती है और इसके अंदर वेरिएबल भी आपने बाहर ही करना होता है डिक्लेयर, और इंक्रीमेंट इसने आपने करना था बॉडी के अंदर, ठीक है। फॉर लूप के अंदर ये होता है कि एक ही लाइन के अंदर आप सब कुछ कर देते हैं, इसलिए वो ज़्यादा यूज़ होती है। तो देखें, अब मुझे यहाँ पे इको 5 दफ़ा लिखना पड़ना था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बार इको लिखा है, तो ये लूप की मदद से काम हो रहा है। तो ये यानी कि लॉजिक जो है वो वही बच्चों वाले हैं जो हमने पहले सेमेस्टर में पढ़ लिए थे, बस ये है कि लैंग्वेज चेंज है, सेंटेक्स चेंज है, लॉजिक सेम है। यहाँ पे भी वही काम हो रहा है कि डू पहले आ जाता है, ठीक है, वाइल बाद में वही इंक्रीमेंट पहले आ गया, ठीक है, कंडीशन और वेरिएबल बाहर डिक्लेयर हुआ है। फॉर लूप आ जी, ये अच्छी लूप है जी, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फॉर लूप इनिशियल भी इसके अंदर ही, कंडीशन भी, इंक्रीमेंट भी इसके अंदर ही। तो उसके बाद आ रहा है जी हमारे पास फॉर लूप के अंदर से क्वेश्चन आ जाना, अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। फंक्शंस आ गए जी। अच्छा, फंक्शंस के बगैर जो है ना कोई भी मतलब कि आप चीज़ कर रहे हैं वो बेकार है, क्योंकि अब आपने एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, उसका ढांचा बनाना है, ठीक है, तो वो HTML से हम बनाते हैं, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, मतलब कि उसकी जो आपने शक्ल बनाई है, ठीक है, तो वो आपने CSS यूज़ की है, ठीक है। जो फंक्शनैलिटी आती है ना वो हमारी JS के अंदर आती है, मतलब कि आप उसको मतलब कि अक्ल समझ देते हैं कि इस तरह तुमने ना ऑपरेट करना है, ठीक है। जैसे हम कोई भी रोबोट है तो उसके अंदर फंक्शनैलिटी डिफाइन कर देते हैं प्रिंटर के अंदर के, तो ये वाला बटन दबाओ तो तुमने प्रिंट कर देना है, ठीक है, ये वाला दबाओ तो कलरफुल करना है, ठीक है, बैकएंड करना है, ठीक है, मतलब उसका फंक्शनैलिटी डिफाइन की हुई है, वो जस्ट उस वाले फंक्शन को रन करता है। इसी तरह PHP के अंदर जो फंक्शंस हैं उसको हम देखेंगे। राइट नेम के नाम से फंक्शन है जी, यहाँ पे हमने इको करके उसके अंदर एक लिख दिया है जी नाम, ठीक है, फिर इको माई फादर इज किया और नीचे राइट किया। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी? माई नेम इज, वो जो आपने इको के फंक्शन के अंदर किया था ना वो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो इसके अंदर आपने कोई अपना नाम डाल दें, ठीक है, शुएब हसन, तो माई नेम इज शुएब हसन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी पैरामीटर फंक्शन कौन से होते हैं? वो फंक्शन होते हैं कि जो अपने यानी कि ना पहले आप पैरामीटर उसके अंदर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जानी है। जैसे राइट नेम के अंदर ऊपर सिंपल था, इसके अंदर उसने क्या किया हुआ है, इको एफ नेम, मतलब कि फर्स्ट नेम, ठीक है। तो माई फर्स्ट नेम उसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने क्या किया है कि माई नेम इज दिस, इको माई सिस्टर नेम इज दिस, आगे नीचे उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है।
और लास्ट में वो क्या कर रहा है दिस, ठीक है। तो मतलब कि उसने क्या किया कि पैरामीटर को कॉल किया अब, ठीक है। तो इसकी आउटपुट ये आ जाएगी, माई नेम इज ये, माई सिस्टर नेम इज दिस एंड माई ब्रदर नेम इज दिस। तो मतलब इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि वो रीयूज़ हो रहा है, राइट का फंक्शन जो है ना वो रीयूज़ हो रहा है, ठीक है। मगर आपको बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है इतना ज़्यादा, ठीक है। जस्ट आप राइट का फंक्शन लिख ले, उसके अंदर अपना नाम लिखी जा रहे हैं। फंक्शन पैरामीटर भी पढ़ लिया जी। यहाँ पे कह रहा है दिस एग्जांपल है डिफरेंट पंक्चुएशन। अच्छा जी, गेट फंक्शन ये पेपर के अंदर बहुत ज़रूरी है जी। मेरा ख्याल लास्ट जो मिड था उसके अंदर आया भी था। द बिल्ट इन गेट फंक्शन इज यूज टू कलेक्ट वैल्यूज फ्रॉम अ फॉर्म सेंट विद मेथड गेट। अच्छा, ये फॉर्म जब आप बनाते हैं ना पीएचपी के अंदर, लॉगिन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वहाँ पे ये यूज होता है। उसके बाद कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन सेंड फ्रॉम अ फॉर्म फ्रॉम द गेट मेथड इज विजिबल टू एवरीवन, इट इज डिस्प्लेड इन द ऑनर ब्राउजर एड्रेस बार एंड हैज लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू सेंड मैक्स 100 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने तो देखा कि फॉर्म का एक टैग यूज़ किया हमने, एक्शन उसके अंदर दिया है कि मतलब कि कौन सी फाइल हम यूज़ कर रहे हैं, वेलकम डॉट पीएचपी, और मेथड गेट का दिया। मेथड दो तरह के होते हैं, गेट और पोस्ट, ठीक है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि गेट ज़्यादा अच्छा है या पोस्ट ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, कौन सा इन दोनों में सिक्योर है। तो अभी यहाँ पे उसने एक फॉर्म बना रहा है जिसके अंदर नेम और एज दी है, और उसके बाद इनपुट करवा रहा है सबमिट, ठीक है। तो अब वो नीचे कह रहा है वेलकम, नोटिस हाउ द यूआरएल कैरीज द इंफॉर्मेशन आफ्टर द फाइल नेम, ठीक है। तो ये नीचे उसने बताया हुआ कि वेलकम के आगे वो वाली इको गेट फर्स्ट नेम एंड यू आर PHP इको गेट एज। गेट के आपको नाम से पता चल रहा है कि चीज़ों को गेट करना है, किधर से गेट करना है, यूज़र से गेट करना है, ठीक है। आगे ये पोस्ट का बताया गया है। पहले गेट का थोड़ा सा दे लेते हैं। गेट के अंदर मैंने बताया कि आपको इन HTML फॉर्म नेम्स एंड वैल्यूज आर डिस्प्लेड इन द URL, ठीक है। ये आप दे सकते हैं यहाँ पे, ये URL के अंदर दिखा रहा है आपको अंदर, ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है www.w3schools.com, ठीक है। तो ये आप किसके अंदर गेट कर रहे हैं, गेट फंक्शन के अंदर, URL के अंदर, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड, ठीक है। दिस मेथड शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन सेंडिंग पासवर्ड और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये सेंसिटिव चीज़ों के लिए नहीं हम यूज़ करते हैं, जनरल चीज़ों के लिए जो हमारे इतना इम्पोर्टेंट नहीं होती। कौन, गेट का जो है फंक्शन हमारे पास। उसके बाद बता रहा हाउ एवर बिकॉज द वेरिएबल आर डिस्प्लेड इन द URL इट इज रिस्पॉन्सिबल टू बुक मार्क द पेज, दिस कैन बी यूजफुल इन सम केसेस। द गेट मेथड इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज वेरिएबल वैल्यूज कैन नॉट एक्सीड, मतलब कि इसकी है भी लिमिटेड है, ये 100 से ज़्यादा करैक्टर नहीं कैरी कर सकता। फिर जो पोस्ट का फंक्शन है ये सिक्योर है, ठीक है, सिक्योर इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो साइज़ है आपका वो ज़्यादा है उससे, मतलब कि ठीक है 8 MB मैक्स साइज फॉर द पोस्ट मेथड, ठीक है। और इसके अंदर वो क्या बता रहा है कि इंफॉर्मेशन सेंट विद द पोस्ट इज़ इनविजिबल, ठीक है, वही मतलब कि सिक्योरिटी देती है। ये आप इधर देख सकते हैं जी, यहाँ पे हमने पोस्ट का मेथड यूज़ किया हुआ। उसने कहा कि एंड देयर इज़ व्हाट द कोड माइट लुक लाइक, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे सिक्योर है, ठीक है, और ये उससे ज़्यादा अच्छा है और उसकी रेंज भी ज़्यादा है। 1 टू यूज़ मेथड पोस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि जब आपने सेंसिटिव डाटा सेंड करना हो, तो ये हमने 77 स्लाइड्स कवर कर ली हैं जी, ठीक है। और अब हम चलते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास PHP विद SQL। तो इसकी थोड़ी सी स्लाइड हैं जी, सिर्फ 18 स्लाइड हैं, ठीक है। तो है अभी ये इसके अंदर, तो ये जल्दी कवर हो जाना। ये क्रेड वाला तो हमने पढ़ लिया आ गया, सॉरी, 2 बार सर ने अपलोड कर दिया। फिर एक ये फाइल थी और एक स्टार्ट में थी, या मैंने वो वाली पहले खोल दी क्रेड PHP with MySQL।
CRUD, ये है जी CRUD फाइल है। अच्छा जी, वो मुझसे फिर 2 बार हो गया डाउनलोड, और सर ने भी उधर 2 बार कर दिया अपलोड। अच्छा ठीक है, सेशन कुकीज़ वाली पे आते हैं जी। इसकी तकरीबन 29 पेजेस बनते हैं, ये आखिरी है जी। और क्या नाम लेते हैं, इसके बाद जो अगला पार्ट मैं करूँगा ना अपलोड, उसके अंदर टोटल प्रैक्टिकल वर्क है कि कैसे हम PHP को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं और टेबल्स बनाते हैं, और टेबल के अंदर कैसे वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, रिट्राइव करते हैं सेलेक्ट की मान से। ठीक है, तो अभी कुकीज एंड सेशंस के ऊपर बात करेंगे। इसमें से 20 नंबर का लॉन्ग सवाल बन जाना है जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द नीड फॉर परसिस्टेंस, कंसीडर दीज एग्जाम्पल, काउंटिंग द नंबर ऑफ हिट्स ऑन अ वेबसाइट। मतलब कि हिट से मुराद ये है कि आप कितनी बार वो वेबसाइट ओपन करते हैं। हाउ मेनी टाइम डज द क्लाइंट लोड योर वेब पेज सोर्स, the questionnaires on computing experience. Somehow your .php need to remember previous instance of it being requested by a client। मतलब कि हिस्ट्री जो है ना आपकी, उसके असल में ना ये जो कुकीज़ वगैरह होती है ना, ये आपका इंटरेस्ट गेन करने के लिए यूज़ होती हैं। ये आपके सिस्टम की एक्सेस लेती हैं इसलिए कि ये आपका ना इंटरेस्ट देखती हैं, फिर वो उस इंटरेस्ट के मुताबिक आपको डाटा डिस्प्ले करवाती है। जैसे ये यूट्यूब है, ठीक है, आपने एक वीडियो खोली है जी, ईद उल अज़हा वीडियोज़ ऑफ एनिमल्स, ठीक है, या कुर्बानी के जानवर के, तो देख लेना कि आप जब नेक्स्ट टाइम खोलेंगे ना तो आपके वो जो डिस्प्ले के ऊपर है ज़्यादा से ज़्यादा वो शो होंगी, ठीक है, उसके रिलेटेड वीडियो। तो वो मतलब कि वो उनको कैसे पता चल रहा है कि इनको ये वाला इंटरेस्ट है, वो ये चीज़ें हैं कि वो आपके वेबसाइट के ऊपर हिट्स को चेक करते हैं, ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो आपको वो चीज़ डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है जी, persistent is the ability of data to outlive the execution of program that creating them, and obviously way of achieving persistent is simply to save the data in a file। उसके बाद आ रहा है PHP कुकीज़ और PHP सेशंस के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम जी। क्लाइंट है तो वो क्लाइंट से क्या कर रहा है, कुकीज़, और HTTP जो सर्वर है वो क्या बना रहा है, सेशन। ठीक है, तो टू वे टू अचीव परसिस्टेंस, तो एक PHP कुकिंग और एक PHP सेशन। उसके बाद HTTP कुकीज़ के बारे में बता रहा है। इन इंटरनेट प्रोग्रामिंग कुकी इज अ पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम द सर्वर टू क्लाइंट, मतलब के सर्वर टू HTTP सर्वर जैसे ऊपर डायग्राम में था, एंड देन सेंड बैक टू द सर्वर ईच टाइम इट इज असेस्ड बाय द क्लाइंट। मतलब कि सर्वर जो है वो जाएगा क्लाइंट को पास, ठीक है, वहाँ से वो क्या गेट करेगा, कुकीज़, और फिर जो क्लाइंट है वो उसको कुकी सेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं इंट्रोड्यूसेस द स्टेट इनटू HTTP, रिमेंबर HTTP इज स्टेटलेस। उसके बाद कुकीज़ आर ट्रांसफर्ड बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट अकॉर्डिंग टू HTTP। अब HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, PH ये एक आपका वो भी आ सकते हैं, अगर सर ने MCQ वगैरह दिए ना कि कुकीज़ क्या होती हैं, ठीक है, तो ये आपके क्लाइंट और इसके दरमियान जाती हैं, किसके किसके, सर्वर और क्लाइंट के, कौन, कुकीज़। PHP ट्रांसपोर्ट HTTP कुकीज़ कैन आल्सो बी थॉट ऑफ एज triggers used to identify clients and their orders। How cookies are implemented? Cookies are sent from the server to the client via set cookies header। उसके बाद बता रहा है जी, the name value is a URL encoded name that identifies the cookie। जैसे उसने set cookies का बताया कि name is equal to value, expires date, path और domain name, ठीक है, और आगे secure। आगे इन चीज़ों को डिफाइन करते जाना है इसने, कि the path and domain specify where the cookie applies। ठीक है, पाथ वो ही होता है जिधर मतलब कि जैसे आपने एक फाइल स्टोर करवाई है CSS की, ठीक है, स्टाइल के फोल्डर में, तो वो जो CSS की वो उसका क्या है, पाथ है। तो उसके बाद वो कह रहा है कि सेट कुकी के अंदर क्या था, नेम, वैल्यू, एक्सपायर, पाथ, नेम, ये सारी चीज़ें नीचे डिफाइन की गई हैं, असल में होती क्या है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द टेबल ऑफ कुकीज़, ठीक है, तो उसके अंदर नेम, वैल्यू, एक्सपायर, पाथ, डोमेन, सिक्योर के बारे में बताया गया है। तो ऐसे रीड कर लेते हैं।
नेम के अंदर कहता है कि स्पेसिफिक नेम ऑफ द कुकी, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द कुकी। एक्सपायर के अंदर उसकी एक्सपायर डेट बताई जाए 30 दिनों बाद एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। पाथ के अंदर उसका पाथ बताया गया, ये वो पाथ है, ठीक है। डोमेन के पास क्या होता है जी, डोमेन आपके पास जो मतलब कि आप कर रहे हैं जिस सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ऊपर एग्जांपल के अंदर HTTP का सर्वर था, सिक्योर है जी, एस लगा होना चाहिए उसके साथ, ठीक है, वरना वो अनसिक्योर होती है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कुकी फ्रॉम HTTP, तो क्लाइंट है फायरफॉक्स से मतलब कि ब्राउज़र है उसका, ठीक है। तो उसने गेट का जो किया है जी, गेट का आपको पता है कि वो URL के अंदर करवाता है सब शो, ठीक है, आपकी जो है वैल्यू, ठीक है। तो वो गया HTTP के पास, ओके कंटेंट टाइप टैक्स HTML, ठीक है। सेट कुकी की है नेम, उसने सेंड किया जी उसको क्लाइंट को, वहाँ से उसने गेट किया जी कुकिंग, उसके अंदर जो था ना वैल्यू के नाम से, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया किसने, क्लाइंट ने। फिर उसने सेंड कर दिया किसको, कंटेंट ऑफ पेज किसको सेंड किया जी, HTTP को, ठीक है, मतलब सर्वर को, ठीक है। तो ऐसे ये कुकी गेट करता है कौन, हमसे सर्वर, ठीक है। तो क्रिएटिंग PHP कुकीज कैसे कर सकते हैं हम, तो हेडर, उसके अंदर सेट कुकी, माई कुकी इज इक्वल टू माई वैल्यू, पाथ, डोमेन, ठीक हो गया, कुकीज विद सेट कुकीज। तो ये वही बताया कि सेट कैसे कर सकते हैं कुकीज़ को, ठीक है। इसका आपने ये सिंटैक्स याद रखना है कि सबसे पहले नेम, फिर वैल्यू, फिर डेट मतलब कि एक्सपायर, फिर पाथ, फिर डोमेन और फिर सिक्योर, मतलब कितनी चीज़ें बन गई, 6 चीज़ें आती हैं इसके अंदर, नेम, वैल्यू, एक्सपायर, पाथ, डोमेन, सिक्योर। बार बार वो इन चीज़ों को कॉल कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 नंबर का। रीडिंग कुकीज़ क्या है जी, रीडिंग कुकीज़ के अंदर टू एक्सेस कुकी रिसीव्ड फ्रॉम अ क्लाइंट। अच्छा ये कुकीज़ क्यों ले रहे हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपके इंटरेस्ट देख रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से फिर आपको ये डाटा करते हैं, इसी चीज़ को हम SEO कहते हैं, ठीक है, कि वो चीज़ें आपको कीवर्ड्स जो आप करते हैं यूनिक यूज़, ठीक है, वो ऐसे कुकी से गेट करते हैं, ठीक है। सेट कुकी, माई कुकी, ये उसने बताया हुआ है सारा कि आपने कैसे क्रिएट करनी है। यूजिंग हेडर रॉन्ग पाछे, ठीक है। तो ये मतलब कि आप हेडर जो है उसका वो यूज़ कर रहे हैं तो वो कह देगा कि रॉन्ग है, ठीक है। वार्निंग कैन नॉट मॉडिफाई हेडर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सेट कुकी का आ रहा आगे, बिफोर द हेडिंग एलिमेंट्स, वो कह रहा है कि आपने इसको सेट करना है, ठीक है। तो HTML से पहले ही उसने कर दिया उसको, ठीक है। दिस इज़ द करेक्ट पाचे, ठीक है। ऊपर उसने क्या था मसला कि उसने वो HTML के ना जो अंदर कर दिया था, ठीक है, हेडर के बाद, तो वो मतलब कि पहले करना था, ठीक हो गया। डिलीट कर सकते हैं जी आप कुकी को, ठीक है। और आप और क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पे PHP सेशंस आ रहे हैं। सेशंस अब क्या होते हैं जी, यू कैन स्टोर यूजर इन्फॉर्मेशन इन द सर्वर साइड फॉर लेटर यूज यूजिंग अ PHP सेशन, मतलब कि आप स्टोर कर लेते हैं डाटा उसका फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। तो सेशन वर्क बाई क्रिएटिंग अ यूनिक इन UID for each visitor and storing variable based on the UID. The UID is either stored in a cookie is propagated in the URL. URL आपको पता है कि जो links होते हैं. When should you use the session, the need for data to store on the server unique session. जैसे यार आप वो नहीं कर देते, पासवर्ड ईमेल के सेव कर देते हैं विलम के, ठीक है। तो वो क्या आता है, जब फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए आप कर देते हैं कि आपने बाद में भी यूज़ करना है, ठीक है, तो आपको टाइम नहीं लगता, ठीक है, तो आप सेशन बना देते हैं। यहाँ पे वो स्टार्ट सेशन कह रहा है। अच्छा ये ना एक बार आप रीड कर लें, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो है ना सेशन उसका मुकम्मल पता चल जाएगा इसकी वर्किंग क्या है। यूनिक सेशन इन्फॉर्मेशन फॉर ईच यूज़र, ट्रांसलेट डाटा ओनली रेलिवेंट फॉर शॉर्ट टाइम, does not contain secret information similar to cookies but it is stored on the server. Make sure once established no data is sent back and forth between the machines, works even if cookies are disabled.
ये आगे बता रहा है कि इसका सिंटैक्स क्या है जी। सेशंस स्टार्ट्स के नाम से इसका फंक्शन बनाना है, ठीक है। और उसके अंदर कह रहा है कि आपने आईडी ऐसे लुक लाइक दे देनी है, ठीक है। ये जैसे उसने इंट वार इक्वल टू उसको क्या दे दिया है 10 के नाम से, ठीक है, वैल्यू दे दी है। तो टेस्टिंग इफ सेशन वेरिएबल हैज़ बीन सेट सेशन स्टार्ट, ठीक है। तो इंट वेरिएबल सेट आर नॉट, ओके। मेक योर आउन सेशन वेरिएबल्स, ठीक है। तो उसका तरीकाकार ये है। एंड कैसे करना है जी इसको, डिस्ट्रॉय मतलब कि सेशन डिस्ट्रॉय लिखना आपने, ठीक है। तो ऐसे वो एंड हो जाएगा आपका। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सेट कर रहे हैं और यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यहाँ जो 3 किए गए हैं ना हाईलाइट वर्ड्स, ठीक है, रेड कलर के, वो कर रहा है आपका, ठीक है। इसका सारा बता रहा है कि स्टार्ट कैसे करते हैं। ये देखे सेशन स्टार्ट, फिर सेशन आ गया, फिर सेट यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे डिस्ट्रॉय खत्म। एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपने एक बार हैंडल से लिख के देख लेनी है, ठीक है। तो बाकी ये आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये भी एग्जांपल्स हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं नहीं। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है जी, आप W3 स्कूल खोलें वहाँ से, क्योंकि कोड इजी होते हैं, वहाँ से आप रन करवा के कोड को बाद में ना इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आगे बताया गया जी सारा एग्जांपल्स उसकी, सेशंस की और कुकीज़ की, ठीक है। तो समरी ये है कि PHP सेशन एंड कुकिंग आर मैकेनिज्म फॉर इंट्रोड्यूसिंग स्टेट इनटू PHP ट्रांजैक्शन। तो ये जितना भी था जी वो डाटा मुल्लम पे इसका अवेलेबल, वो हमने सारा पढ़ लिया है, ठीक है, वेब का। तो इंशाल्लाह ताला अब जो नेक्स्ट सेशन में आपके साथ करूँगा उसके अंदर हम सारा देखेंगे जी कि कैसे मतलब कि वो जो है प्रैक्टिकल काम कैसे PHP और MySQL कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला ना आप नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा इसकी तैयारी। और साथ ही पाइथन का भी करेंगे जो मैम हमारा वाला है, तो उसका भी क्योंकि कोर्स बहुत लंबा है, मैम ने काफ़ी उसका मैनुअल एक तो कवर करेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे उसका कवर करेंगे ऊप मैम ने कहा था काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे इंशाल्लाह ताला ना ये दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी, क्योंकि बाद में छुट्टियां कम हैं, अभी हैं छुट्टियां, उन्होंने ईद की भी साथ दी है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।